तो एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोगों ने ईवीएस का जो शिक्षा शास्त्र है उसके पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है और अब हम लोग एनसीईआरटी की किताबों का जो निचोड़ है, जहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, उसको पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, सीटेट ईवीएस बहुत ही क्लियर सिलेबस है। इसमें आपको 15 प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी कर देगा बट सिलेबस के बाहर नहीं आता। तो चलिए चीज़ों को हम समझते हैं और एक एक पॉइंट को बनाते हैं। देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम परिवार और मित्र थीम 1 के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने परिवार को देखा। उसके साथ साथ दो परिवार और मित्र के 4 उप थीम हैं, उसको हमने देख रहे थे। पहला हमने देखा था रिश्ते, दूसरा हमने कार्य एवं खेल, जिसमें 1 पॉइंट था, उसको हमने देखा। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे पौधे। देखिए, 4 उप थीम थे, चारों में 2 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम तीसरे के विषय में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है पौधे। अब देखिए, पौधे जैसे अगर आप देखेंगे तो विश्व में बहुत सारे पौधे होते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो हम कितना पढ़ें कि हमारे ईवीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो काम हो जाए। तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमें एनसीईआरटी की कक्षा 3 और 4 और 5 की किताबों में मेंशन किया गया है। तो एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे और कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो पेड़ पौधे अगर इनके जड़े की बात करें तो अपनी जड़ों से ये जमीन के भीतर से खनिज लवण और प्लस पानी का अवशोषण करते हैं या जल का अवशोषण करते हैं, जो पौधों को विकास में या वृद्धि में सहायक होता है। ये तो सिंपल सी बात है। उसके साथ साथ जड़ों का प्रयोग एक बरगद वृक्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये किताब में आया है बरगद। बरगद में कुछ बाहरी जड़ें होती हैं। बाहर अगर आप बरगद के वृक्ष के पास जाएंगे तो आप देखेंगे, अगर ऐसे वृक्ष है तो यहाँ से कुछ जड़ें ऐसे लटकती रहती हैं। जो बाहरी जड़ें होती हैं ये पेड़ को सहारा देती हैं। क्या देती हैं? पेड़ को सहारा देती हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा कि निम्न में से जड़ों का क्या क्या कार्य है? ऑप्शन देगा, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, जमीन के गहराई तक जाना, या पेड़ को सहारा देना। तो हम लोग गलती कर देंगे, हम लोग कहेंगे पेड़ को सहारा कहाँ देता है? देता है। ठीक है, तो बरगद ऐसा वृक्ष है जिसमें पेड़ की जड़ें जो होती हैं, बाहरी जड़ें, वो पौधे को या पेड़ को सहारा देती हैं ताकि पेड़ एक तरफ झुक न जाए और सीधा खड़ा रहे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बरगद। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सभी पौधों को नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पौधे हैं जो सिलेबस में है उसको हमें देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है। उसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है हमारा खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष, अब ये क्यों फेमस है, कैसे फेमस है, एक एक इसके विषय में हम समझेंगे। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के जोधपुर इलाके में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर इलाके में पाया जाता है। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर शाही फरमान, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, इन पेड़ों को काटो, यहाँ पे हम महल बनवाएंगे या कोई अन्य कार्य कराएंगे। ठीक है, राजा ने आदेश दे दिया कि खेजड़ी वृक्षों को काट दिया जाए। तब वहां की संप्रदाय या वहां की समुदाय थी विश्नोई, आज भी ये यहाँ पे उपस्थित हैं। विश्नोई समुदाय, विश्नोई समुदाय की एक बहुत साहसी महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी। क्या नाम था? ध्यान दीजिएगा, नाम था इनका अमृता देवी। इन्होंने अपने बेटियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ये जाके राजा के जो सैनिक थे वहां खड़ी हो गए, नहीं हम पेड़ काटने नहीं देंगे। क्योंकि राजा का आदेश था कि हट जाओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इन पे आरा चला दिया गया या इनकी हत्या कर दी गई, तब भी ये पीछे नहीं हटी। इसीलिए इन्हें या इनको, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अमृता देवी, इसीलिए इन्हें या इनको कह लीजिए आप चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। चिपको आंदोलन बहुत बाद में हुआ। ये इन्होंने 1770 के आसपास ही
इन्होंने ये आंदोलन चला दिया या इन्होंने ये प्रयास किया कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए। इसीलिए अमृता देवी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे पूछेगा। अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई समुदाय की एक महिला थी जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ प्राण गंवा दिए पेड़ों के रक्षण में। कौन सा पेड़ था? खेजड़ी वृक्ष था। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो गांव के 300 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी, ये देख करके कि अमृता देवी ने अपनी प्राण गंवा दिए पेड़ों को बचाने हेतु। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, जान चली गई। ठीक है, राजस्थान में जब खेजड़ी वृक्षों को काटने का आदेश हुआ, अमृता देवी अपनी बेटियों के साथ आ गई। वो पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ कटने नहीं देंगे। इस प्रकार राजा के आदेश के अनुपालन में सैनिकों ने अमृता देवी सहित उनकी बेटी और 300 से अधिक लोगों की जान ले ली। बाद में राजा को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खेजड़ी वृक्ष की कटाई पे प्रतिबंध लगा दिया या उस पर रोक लगा दिया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात आती है कि खेजड़ी वृक्ष की खासियत क्या थी या ये इसको बचाने के लिए ऐसा प्रयास किया क्यों गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहली बात तो ये है कि खेजड़ी वृक्ष आप देख पा रहे होंगे कहाँ होता है? राजस्थान में। तो इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, पानी कम प्रयोग करता है। ठीक है, या यूज करता है, या आवश्यकता इसको पानी की बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक एक खासियत देखते जाइएगा। खेजड़ी वृक्ष छाल से दवा बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष छाल से दवा बनाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ खेजड़ी वृक्ष की फलियों से, फली मतलब कह लीजिए जब फूल लगता है नया नया, तब फलियों से सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, एक चीज और, इसमें कीड़ा नहीं लगता। इस लकड़ी में देखिए, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी छांव में बच्चे खेलते हैं, प्लस जानवर इसकी पत्तियों को खाते हैं। जानवर पत्ती खाते हैं। तो देखिए आप खेजड़ी वृक्ष की कितनी खासियत है। देखिए, एक तो इसको पानी कम चाहिए, दूसरा इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं, इनकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है, इनकी छांव में बच्चे खेलते हैं और इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। अन्य यूज आप कर सकते हैं जैसे फर्नीचर वगैरह में, और उसके साथ साथ इसके छाल की दवा बनाई जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की एक खासियत थी। अमृता देवी से इनका संबंध था। कैसा संबंध था मैंने आपको बता दिया। यहां से कैसे भी प्रश्न पूछेगा, अब इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा और आप यहां से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा पौधा है रेगिस्तानी ओक। अब देखिए यहां सबसे पहले गलती कहां होती है। हम रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमको लगता है कि ये पौधा भारत में पाया जाएगा और कहां? राजस्थान में, जो कि गलत है। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तानी ओक पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? रेगिस्तान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा पाया जाता है या ये पेड़ पाया जाता है। चूंकि रेगिस्तानी नाम ही है इसका, इसको पानी की आवश्यकता तो होती है, बट इसकी खासियत क्या है ध्यान दीजिएगा। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 10 मीटर होती है। कितनी? 10 मीटर, एक सामान्य कमरे के हिसाब से। ठीक है, कमरे या रूम के हिसाब की तरह इसकी होती है, और ऐसी ही इसकी मोटाई भी होती है। ठीक है, 10 मीटर मोटाई होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटा और 10 मीटर लंबा ये पौधा होता है या ये पेड़ होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी
इसकी जड़ें लगभग 30 गुना, लंबाई से लगभग 30 गुना होती हैं और ये तब तक जमीन में धंसती जाएंगी जब तक इनको पानी न मिल जाए, जब तक पानी न मिल जाए। अब सोचिए आप, पानी न मिल जाए, 30 मीटर यानी कि लगभग 100 फीट के आसपास इतनी गहरी तक जाती हैं जड़ी। ठीक है, कितनी गहरी? मान लीजिए अगर ये पेड़ हुआ मोटा सा, तो ये इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, बहुत नीचे तक, और तब तक नीचे जाएंगी जब तक इनको जल न प्राप्त हो जाए या जब तक ये पानी न प्राप्त कर ले। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, पहला। इसके साथ साथ रेगिस्तानी ओक की लंबाई एक कमरे के लंबाई के बराबर लगभग 10 मीटर होती है, लेकिन इसकी जड़ें 30 गुना होती है। मतलब अगर 10 मीटर लंबाई है तो 300 मीटर इसकी जड़ें होती है, गहरी जड़ें। ये तब तक नीचे जाती हैं जब तक जल को न प्राप्त कर लें। सोचिए 300 मीटर मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इतनी इसकी खासियत होती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, तने में जड़ों द्वारा खींच करके पानी इकट्ठा रहता है या पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे लोग पाइप डालकर पीते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, पाइप डालकर पीते हैं। कैसे पीते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये तना है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ हल्का कट मार देंगे, कट मार के यहाँ पाइप डालकर आराम से अपना पीते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में होता है, वहाँ पानी की जरूरत पड़ती है। तो रेगिस्तानी ओक मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पहला। दूसरा ये है कि इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें लंबाई से लगभग 30 गुना ज्यादा होती हैं। लंबाई इसकी कमरे के बराबर होती है, 10 मीटर के आसपास। अब जड़ों को आप सोच लीजिए 300 मीटर के आसपास, और ये तब तक जाती रहती हैं जड़ जमीन में जब तक ये जल प्राप्त ना कर लें। स्थानीय लोग इनके तनों को काट करके या तनों को छेद करके उसमें पाइप डाल के पानी को पीते हैं। क्लियर हुआ? हमने 3 पौधे पढ़ लिए, बरगद, खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं वेलक्रो। देखिए, ये सेलेक्टिव हमें पढ़ने, और ध्यान दीजिएगा, आप आलतू फालतू मत पढ़िएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है एनसीईआरटी में। देखिए, वेलक्रो की बात करें तो इसकी खोज 1948 में जॉर्ज मेस्टल ने की थी। जॉर्ज मेस्टल ने। ये क्या है? ये एक पौधा है जिसे हम चप्पल में, जो सैंडल होता है ना, चप्पल में यूज करते हैं, बैग में यूज करते हैं और तमाम प्रकार के बॉक्सेस में यूज करते हैं। ये होता क्या है? जैसे आप सैंडल लेते हैं ना, जब सैंडल का वो रबड़, जब ये बद्दी ऐसे हटाते हैं तो चर चर की आवाज आती है। वही जो चर चर करने वाला है उसे हम वेलक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलक्रो। ठीक है, चर चर की आवाज करने वाला उसे कहते हैं वेलक्रो। एक अपने कुत्ते के साथ मेस्टल घूम रहे थे 1948 में। तब हुआ क्या कि एक जूता इनका कुत्ता लेके भाग रहा था, तो वो उसी पौधे में जाके चिपक गया। तब ये जब जूता हटाया तो चर की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे उसने जूते को चिपका रखा था। तब इनके दिमाग में आया क्यों ना हम इसकी खोज कर दें। ठीक है, तब उन्होंने वेलक्रो का खोज किया। वेलक्रो मतलब वो जो चर चर की आवाज आती है जब सैंडल को हम ऐसे हटाते हैं, बद्दी चिपकाते हैं, हटाते हैं चिपकाते हैं। ठीक है, बैग में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? तो वेलक्रो की खोज किसने किया था? जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में। और वेलक्रो क्या होता है? जिसे चर चर की आवाज आती है, जिसमें हम बैग या चप्पल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अन्य कुछ पौधों के विषय में चर्चा हम करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 पौधे में डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जमा के क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा पौधा है निपेंथिस। देखिए, हालांकि हमारे बुक्स में केवल इसी का जिक्र है, लेकिन 1-2 पौधे और होते हैं। जैसे देखिए, निपेंथिस, या एक पौधा होता है घटपर्णी। ठीक है, या एक पौधा और होता है ड्रोसेरा। देखिए, ड्रोसेरा, या एक और होता है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। ये 4 पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शिकारी पौधे। क्या कहते हैं? शिकारी पौधे। क्यों कहते हैं अभी हम समझाते हैं आपको।
शिकारी पौधे। देखिए हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में केवल निपेंथिस है, बाकी अन्य नहीं है, लेकिन नाम जान लीजिए, क्या पता पूछ ले, उसे पूछता नहीं है, पूछता निपेंथिस ही है। निपेंथिस एक प्रकार का शिकारी पौधा है जो कि विशेष रूप से अगर आप कहें तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और हमारे भारत देश में पाया जाता है। भारत में कहाँ? मेघालय में। भारत में कहाँ? मेघालय में। ठीक है, निपेंथिस एक शिकारी पौधा है जो कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे की खासियत ये है, देखिए इस पौधे में क्या रहता है ना, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स नुमा ऐसी संरचना बनी रहती है और ये खुला रहता है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ओपन रहेगा, ठीक है। और यहां से ये गंध फेंकता रहता है, सुगंध फेंकता रहता है। इस सुगंध को सूंघ करके कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े, चूहा हो गया, तितली हो गई, तितली या छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं वो आएंगे इसके पास और यहीं चिपक जाएंगे। इसमें गोंद होता है, ठीक है। जब चिपक जाएंगे तो ये से मुंह बंद करके उनको चबा जाएगा, हड्डियां सहित चबा जाएगा। इसीलिए इसको राक्षसी पौधा कहा जाता है, या कह लीजिए कि शिकारी पौधा कहा जाता है। तो निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और उस पर आके बैठते हैं, और जैसे ही बैठेंगे वो अपना ऐसे मुंह बंद कर लेगा और उनकी हड्डियां सब गला करके खा जाएगा या मार डालेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इस पौधे को जरूरत होती है नाइट्रोजन की। किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। इसीलिए ये जानवरों को मार करके उनके शरीर से नाइट्रोजन अवशोषित कर लेता है। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि ये पौधा उसी इलाके में पाया जाएगा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर यह पौधा पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जानवरों को मार करके उनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। कौन पौधा? निपेंथिस। और सेम यही कार्य ये सब करते हैं, ठीक है। हमें ध्यान देना है निपेंथिस के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पौधों के विषय हमने चर्चा कर लिया, हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है सूर्यमणि देवी। ये महिला थी सूर्यमणि देवी, नाम में ही सूर्य है, इनको स्टार गर्ल कहा जाता है। स्टार गर्ल या चमकता सितारा, ठीक है। क्यों कहा जाता है समझिए। ये मुख्यतः थी झारखंड की, और झारखंड में पेड़ों की कटाई होने लगी या पेड़ों की कटाई का आदेश आ गया, तो इन्होंने तोरांग बचाओ आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? तोरांग बचाओ, ठीक है। तोरांग बचाओ नामक इन्होंने आंदोलन चलाया और बहुत बहादुरी से या कहिए साहस दिखाते हुए इन्होंने पेड़ पौधों को कटने से बचाया, या सरकार को झुकने पर मजबूर किया, या सरकार को अपनी बातें समझाई, और इसलिए इनका नाम अमर हुआ तोरांग बचाओ। या झारखंड में जंगल बचाओ, तोरांग को या झारखंड में जंगल को हम तोरांग कहते हैं, इसीलिए जंगल बचाओ कानून यहाँ पे पारित हुआ और जंगलों की कटाई पे रोक लगा दी गई। किसके प्रयास द्वारा? सूर्यमणि देवी द्वारा, ठीक है, जिनको चमकता स्टार गर्ल भी कहते हैं या चमकता सितारा भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बाद में क्या हुआ कि सन 2007 में जंगल अधिकार कानून लाया गया। जंगल अधिकार कानून लाया गया। इस कानून के तहत हमारी सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति 25 साल से या 25 साल से अधिक जंगलों में निवास करता है, पूरे जंगल पे उसका अधिकार है। वो जंगल से दोहन कर सकता है, लकड़ी कर सकता है, पेड़ों की कटाई कर सकता है, अपने जीवन यापन के लिए जंगल का यूज कर सकता है। ऐसे इलीगल है। अगर आप कहीं अपने घर का भी पेड़ काट रहे हैं, कोई अगर केस कर दिया तो आप फंस जाएंगे कि आपने बिना परमिशन पेड़ काटा कैसे। लेकिन वही अगर बात करें हम 2007 जंगल अधिकार कानून की, तो कहता है कि जिस जंगल में या जिस जंगल के आसपास कोई आदिवासी
25 साल से ज्यादा समय से रहता है उसका परिवार या वो, तो वो जंगल का दोहन कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका कानूनी अधिकार है। इसे हम क्या कहते हैं, जंगल अधिकार अधिनियम या जंगल अधिकार कानून। ठीक है, जो कि 2007 में आया था। इसके पहले क्या हुआ था, सूर्यमणि देवी ने आंदोलन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने पौधों के बारे में जाना, कुछ विशेष पौधे कौन कौन से होते हैं हमने ये समझा, कुछ ये दो महिलाएं थी जिन्होंने आंदोलन किया उनको समझा। उसके पश्चात हमने ये भी देखा कि पौधों की क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे शिकारी पौधा हो गया, रेगिस्तानी ओक हो गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं पौधों के फूलों के विषय में। देखिए, जो जो क्वेश्चन आएगा वो हम सब कवर करेंगे। फूलों की बात करें तो पहला प्रश्न आपसे आता है कि फूलों की घाटी क्या है। देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तराखंड को। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं या फूलों की भरमार है, इसलिए फूलों की घाटी हम बोलते हैं उत्तराखंड को। कचनार के फूल, कचनार के फूल से या कचनार के फूल की सब्जी बनती है। क्या बनती है, सब्जी बनती है। ये सब सवाल पूछे हुए हैं और ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। यह आपसे कहेगा कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे खाई जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश में। फिर यही सेम चीज केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, केरल में। के से केला, के से केरल। सहजन, देखिए सहजन के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, महाराष्ट्र में। कहाँ बनाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कुछ फूलों की विशेषताएं थी हमें जानना था। जैसे पहला है कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में। फिर आपका आता है कि अच्छा सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र में। फिर आपका आता है कि केले के फूल की सब्जी केरल में, या केरल में केले की सब्जी बना के खाई जाती है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन की अगर बराबर मात्रा मिला दें तो दवा बनाई जाती है, जिससे त्वचा को फटने से रोका जा सकता है या त्वचा फटने में सहायक होती है। ठीक है, मतलब त्वचा फटने को रोकने में सहायक होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दवा है। ठीक है, देखिए गुलाब जल और ग्लिसरीन की अगर आप बराबर मात्रा, जैसे 10 ml ये मिला दीजिए, 10 ml ये, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी सहायता से अगर आप उसको अपने स्किन पे लगाते हैं तो गर्मी के कारण या रूखे सूखे के कारण आपकी त्वचा नहीं फटेगी और हमेशा मुलायम रहेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करें गुलाब जल प्लस इत्र प्लस केवड़ा, इन तीनों से इत्र बनाया जाता है। कहाँ पे, कन्नौज में। यूपी का जिला है कन्नौज, जहां पर गुलाब जल या केवड़े से परफ्यूम या इत्र बनाया जाता है। इसीलिए भारत में इत्र की नगरी या इत्र का जिला या इत्र का शहर कहा जाता है, किसको, कन्नौज को। यह ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पौधों का ही प्रयोग आ रहा है, हर जगह पे पौधों का ही प्रयोग आपको आ रहा है, या पौधों का ही प्रयोग हर जगह आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ हम बात करें तो गुलदावरी और जीनिया, गुलदावरी प्लस जीनिया, ये ऐसे पौधे हैं जिनका प्रयोग रंग निकालने में होता है या रंगाई पुताई में, कपड़ों की रंगाई पुताई में इनका प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि गुलदावरी और जीनिया से रंगों को निकाला जाता है और इनका प्रयोग कपड़ों की रंगाई पुताई में किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ों की रंगाई पुताई में किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पौधों के फूलों का क्या क्या उपयोग था हमने पढ़ लिया, कैसे कैसे था वो भी पढ़ लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब आप सोचेंगे कि और भी तो बहुत फूल हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बार बता रहे हैं एनसीईआरटी आप पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। ये सीटेड है, सेंट्रल है, किसी स्टेट का नहीं है कि जो आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फालतू फालतू पूछेगा, बिल्कुल नहीं। आप प्रीवियस से क्वेश्चन मिलाइएगा, सबके सब क्वेश्चन आपको मैच करेंगे पेड़ पौधों से संबंधित।
एक और पौधा है, पेड़ है सिनकोना। देखिए उसकी वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे रोग में, इसलिए हमने उस वृक्ष को यहाँ पे नहीं लिया है। कौन सा वृक्ष? सिनकोना वृक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ पौधे थे जो विदेश से हमारे यहाँ आए हैं, या विदेश से जो आए थे, जरा उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सवाल बहुत पूछता है। मिर्च, आलू और टमाटर, ये तीनों भारत में कहां से आए थे? दक्षिण अमेरिका से। ये भारत में दक्षिण अमेरिका से आए थे, और लाए कौन थे? पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग जब भारत आए थे तो ये लेके आए थे। ठीक है, आपसे पूछता है कि निम्न में कौन सी सब्जी पुर्तगाली लोग लेके आए? एक ऑप्शन रहेगा। या निम्न में से किस जोड़े को पुर्तगाली लोग लेके आए? तीनों रहेगा। या आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी सब्जी मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की थी? तो ये तीनों रहेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें तो सोयाबीन। देखिए ट्रिक से याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। सोयाबीन, बीन में है चीन। ठीक है, तो सोयाबीन भारत में कहां से आया? चीन से। आसाम, असम में भारत किसकी उत्पादन करता था? चाय का। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तो असम में वो चाय का उत्पादन करते थे। अगला है आपका गोभी और मटर। गोभी और मटर, गोभी से गो से रो, ये आया था यूरोप से। कहां से? यूरोप से। ठीक है, देखिए ये 4 प्रकार की सब्जियों का जिक्र एनसीईआरटी किताब में है। अब और अन्य यूट्यूबर या अन्य शिक्षक आलतू फालतू दिमाग भर देते हैं पढ़ाने के लिए, ये पूछा है। आप आराम से जो मैंने आपको पढ़ाया पौधों से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर के पास देखिए, इससे बार क्वेश्चन नहीं आता, और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। एनसीईआरटी में से अतिरिक्त दिया भी नहीं है। तो चैनल साथ आप बने रहिए। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, निचोड़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।